अगला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें काफी नाम आगे आते हैं, जिनमें से 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा हमको सोशल मीडिया में दिखते हैं। अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और नितिन गडकरी जी। एक धुरंधर मूवी में एक सीन देखा था जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ है, इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ ट्रू इवेंट्स। तो उसमें एक सीन आता है जहां पे जो काउंटरफिट नोट्स होते हैं, जो फेक करेंसीज का रैकेट टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करके इंडिया में पुश किया जाता था, वो इंफॉर्मेशन जो अननोन गनमैन होते हैं जो देश की सेवा करते हैं भारत के बाहर रह करके अपनी छवि को ना दिखाते हुए, एक बेनकाब उनके द्वारा इंफॉर्मेशन आता है भारत के इंटेलिजेंस को, एंड वहां से ये डिसीजन लिया जाता है काउंटरफिट नोट्स का रातों रात। भारत को नीचे दिखाने के लिए, भारत की छवि नीचे गिराने के लिए होता है। इसलिए घर में घुसकर मारेंगे ये हमारा नारा नहीं है, हमने साबित करके दिखाया। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो हुआ। There are lot of discussions on social media about Hindu Rashtra, that BJP is going to bring Hindu Rashtra. पूरे भारत का जोर जबरदस्ती कन्वर्शन करना, तो भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश के जैसा हो जाएगा। श्री अजीत डोभाल जी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जयशंकर is playing right now for India. said India is the mother of our mathematics also. India is the mother of several European languages because in linguistics there is a group of Indo-European languages. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल में, जहां हम भारत का पास्ट, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक प्रो नेशनलिस्ट भी। उन्होंने अपने कार्यकाल में बीजेपी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किए हैं एंड राज्यसभा में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देश की सेवा कर चुके हैं। साथ ही वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में भी एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं। नमस्ते विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल में आने के लिए, जहां हम भारत का पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं, और इन तीनों के बारे में आपसे बेहतर और कौन ही बता सकता है। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बहुत आभार आपका। आपके पॉडकास्ट के बारे में काफ़ी सुना है, तो उसमें सहभागी होना मेरे लिए आनंद का विषय है। धन्यवाद सर। हमारा आज का पहला एक सवाल है इंडिया का जियोपॉलिटिकल पावर के बारे में। हम देखते हैं जैसे रशिया, जो यूएस का एक कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी दोनों है, एंड रशिया इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ इंडिया। रशिया इज सपोर्टिंग ईरान वाइल यूएस इज सपोर्टिंग इजराइल। और रिसेंटली हाल फिलहाल में पीएम मोदी जी इजराइल जाते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल को। एंड इस वॉर के दौरान ईरान का हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां से मेजॉरिटी ऑफ एलपीजी गैस जाता है, 90% ऑफ द गैस सिलेंडर्स टू इंडिया आर कमिंग बाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड वो चीज़ उन्होंने अपने नेबरिंग नेशंस के लिए, जो उनके ब्रदरहुड रिलीजियस नेशंस हैं, उनके लिए भी बंद रखा है, उनके ऊपर इनफैक्ट अटैक भी कर रहे हैं, और इंडिया के लिए वो जाने दे रहे हैं। ये किस लेवल का डिप्लोमेसी है? देखिए, इसका एक स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के नाते अगर जब मैं इसको देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, आपने शब्द का प्रयोग किया, इट्स ए जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इंडिया इज ए जियो कल्चरल एंटिटी, and therefore if India is being respected by warring countries, this side Israel, this another side maybe Iran, why are we respected? Why people are vying for India's support? Right. Because of the strength of our culture, and the cornerstone of the cultural world view of India is वसुधैव कुटुंबकम। राइट, एग्जैक्टली। तो हमने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि हम ही श्रेष्ठ है या इनको हम तबाह कर देंगे। लोग बोल रहे हैं आज, हाँ एग्जैक्टली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर कुछ शासनाध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम इनको मिटा देंगे नक्शे से। हमने तो लिव एंड लेट लिव का सूत्र अपनाया है जी। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 फ्यूचर, ये हमारे G20 का मोटो था। एंड हु वुड बी एबल टू अपोज दैट? नोबडी।
China tried to oppose it, as I was told, Yeah. but all other countries supported India. What is wrong in it? We are one world, we have one earth, and therefore we have one future. Yeah. So, I think it's not so much of a rocket science to understand. It is basically because the kind of respect that India and Indian culture has earned for centuries together. Yeah. In addition to that, which has been a factor in the recent times, and that is the leadership of Prime Minister Modi. Yeah. देखिए प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 एक इस्लामिक देशों ने उनका सर्वोच्च खिताब दिया है, सम्मान दिया है, बाकी भी देशों ने दिया है। Yeah. मगर हम सबका साथ सबका विकास जो देश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो विश्व में भी उन्हीं का सूत्र है कि हम सबका साथ देंगे, सबके विकास के लिए साथ देंगे। और जब भूमिका लेना आवश्यक होता है वो भूमिका भी लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस में हो सकता है कभी कभार हमने इजराइल के विरोध में भी मतदान किया, कभी कभार हमारे कुछ रवैयों से ईरान भी हो सकता है हमसे असहमत हो, मगर वो भी जानते हैं कि भारत को भी आखिरकार एक भूमिका तो लेनी ही पड़ती है। वी कैन नॉट सिंपली से दैट एवरीबडी शुड बी हैप्पी। Right. We have to take some positions. We cannot be a fence sitter. Right. And therefore, the fact remains that our Prime Minister has been, I mean, if I just take the example of the America-Israel versus Iran war, which is going on, as you might have seen, every other day, Prime Minister is in conversation and in a telephonic dialogue with some head of the state or the other. He spoke to several heads of states in the Middle East. Also, he spoke to some other countries as well that are affected. And therefore, another point which again I think underscores the geocultural aspect. Okay. देखिए जब ये यूक्रेन और रूस का वॉर एकदम तेजी से चल रहा था, आज से शायद 2 या 3 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए। तब वहाँ से छात्रों को निकाल बाहर लाना ये कोई आसान काम नहीं था। True that. मगर प्रधानमंत्री जी ने और विदेश विभाग ने सारी क्षमता एक दृष्टि से दांव पर लगाई। कई मंत्रियों को भेजा गया, कोई नीदरलैंड्स में गया, कोई हंगेरी में गया, कोई रोमानी में गया, और भारत के छात्रों की जो बसें वहाँ से यूक्रेन से आ रही थी, उन्होंने भारत का झंडा लगाया था। तो रूस और यूक्रेन दोनों ने कहा कि जब तक ये बस नहीं जाती हम बमबारी नहीं करेंगे। एंड यू नो देयर आर मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग सम ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज who took advantage of Indian flag. Yeah. They said when Indian flag is there, we are safe. We have seen a lot of viral videos as well. Yeah. Even in the Middle East, when there were some disturbances in countries like, let's say, Libya and several other countries also, then US sought the intervention of Indian Foreign Ministry to ensure that their people are safely brought to their country. So that is the strength of India. That is the goodwill that we have earned. Exactly. And with the leadership of Prime Minister Modi, it has further kind of galvanized, I would say. And sir, we would also want to understand the growth of cultural and diplomatic soft power right now we have seen in past 10 years, जो हमने पिछले कई सालों में देखा नहीं था, जहाँ पे we used to remain quiet, जहाँ पे हम कहीं पे affect हो रहे हैं, we used to remain quiet in that sort of thing. But in today's scenario, we are very aggressive. We are having a very aggressive approach for our citizens. Like whenever they are stuck in any other country or somewhere, we used to see Sushma Swaraj's tweets as well. She used to rescue people from there. Yeah. So this sort of shift, we are very much amazed and we are very much happy right now to be in this part of India right now. That explains why Prime Minister describes himself as Pradhan Sevak. Yeah. So he appreciates the responsibility as head of the state, and therefore wherever Indians are in difficult situation, our government tries everything that is possible. They send special aircrafts, they talk to the people over there, they talk to the warring factions, they talk to relevant people and ensure that Indians are brought back safely.
So that has been there. At the same time, I must say, आपने विगत 10 सालों की बात की है, and today Iran is pretty much in the discussion, and everybody knows that India-Iran relations were always very warm relations and very vibrant relations also. So I must tell you that in 2018, Iranian leaders had visited India. And they had shared with the Indian leaders that we have a common heritage in the work of Maharshi Panini as a grammarian. Oh, Because Panini created grammar for Sanskrit, and he also, in a way, contributed in the construction of grammar for the Persian language. oh, So that is a common thing. And therefore, our Indian Council for Cultural Relations, with the help of Tehran University, organized an international conference on Panini as a grammarian. okay. And many people attended. I was there as President ICCR to inaugurate it. And you know what happened that time? Before the inauguration, the Tehran University Vice Chancellor invited me for a cup of tea in his office. And he told me, as a matter of casual discussion, उन्होंने मुझे बताया भी और सवाल भी किया. He said, sir, in Tehran University, we teach Upanishad. Oh, And tell me, in which Indian university Upanishads are being taught? this was something for first time for me as Yeah, well. that is why I am saying I must mention this over here. So again, what is this? This is India's knowledge culture. Exactly. Knowledge, I mean, India has been a knowledge giver. And therefore, Indian knowledge systems are recognized practically in all parts of the world. Will Durant, one of the famous writers and in a way philosopher also, he had mentioned and he has recognized the fact that India is the mother of democracy. Yeah. He has said India is the mother of our mathematics also. India is the mother of several European languages, because in linguistics there is a group of Indo-European languages, Okay. and many of them are born out of Sanskrit. So this is the rich heritage which is belong to us. This was something for new for me as well. Yeah. And sir, I want to understand what is the sort of role Mr. Jay Shankar is playing right now for India to take India to such kind of heights. So we would like to know something from you about that. Jaishankar ji is an acclaimed diplomat. He was our foreign secretary also, and now he is the foreign minister, and I must say that he has won many laurels, and the way he has handled very difficult situations, whether in Russia, Ukraine crisis, or the crisis here which currently we are witnessing between Palestine and Israel also, there has been several critical situations. So in all these situations, Mr. Jaishankar has ensured that India and Indian interests are protected, and I think what we are now experiencing are the results of, in a way, his approach, his policies, and the way he has executed those policies as well, I must say. Sir, and one this question can be a bit controversial. There are a lot of discussions on social media about Hindu Rashtra, that BJP is going to bring Hindu Rashtra. ये बात कहाँ तक सच है, और अगर सच है तो कैसे? हिंदू राष्ट्र है क्या? Let me explain that Hindu Rashtra, see, BJP draws inspiration from Sangha. It is a Sangha-inspired organization. Everybody knows that. And the coinage Hindu Rashtra has been first used by Dr. Keshav Baliram Hedgewar, the founder of the Sangha. And he famously said that, yes, it is me, Dr. Hedgewar, saying that India is a Hindu Rashtra. And today, Sangha also keeps on telling this without any inhibitions, rather. Why? Because the idea of Hindu Rashtra is not that of a theocratic state. Hindu Rashtra का मतलब ये नहीं है कि ये
हिंदू पूजा पद्धति के आधार पर चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हिंदू समाज हमेशा बहुत लचीला रहा है, बहुत स्वागतशील रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी तो धारणा ही है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हम तो ये मानते हैं कि सत्य एक है और तरह तरह के विद्वान लोग उसको अन्य अन्य नामों से पहचानते हैं। कोई शिव कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, मगर भगवान एक ही है। सही है ना? राइट। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि दशहरे के दिन भारत में एक प्रथा पद्धति है, वी ऑल्सो वर्शिप द इक्विपमेंट्स दैट वी यूज। नाउ टुडे इफ वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स, वी इवन offer some flowers, some garland to our computer. Why? Because we are grateful. It is an expression of gratitude. Yeah. And this gratitude, while we express, we also believe that every human being has an element of divinity. Right. और इसलिए हर व्यक्ति में अगर हम परमेश्वर देखते हैं, ईश्वर तत्व देखते हैं, तो हम भेद कैसे कर पाएंगे? हमारे लिए तो सारे पूज्य हैं। जैसे हम पानी की पूजा करते हैं, बिल्कुल, पानी सूर्य की की करते पूजा हैं, वृक्ष की करते हैं, जमीन की करते हैं। भूमि पूजन किए बगैर कोई बिल्डिंग खड़ी रहती है हमारे यहाँ? नहीं। कोई नहीं रहती। तो धरणी माता का हम धन्यवाद देते हैं। हम इनफैक्ट सामने वाले इंसान से लेकर के छोटे से बिल्कुल। बड़े अगर कभी पैर गलती से लग बिल्कुल, जाए तब तो भी हम हम वहाँ कहते पे भी हैं। प्रणाम करते हैं। वही। क्योंकि हम मानते हैं कि बिल्कुल। हर मनुष्य में, हर जीवित चीजों में विष्णु बिल्कुल, है। जीवित और जो निर्जीव मानी जाती है उनमें भी हम ईश तत्व देखते हैं, डिविनिटी देखते हैं। क्योंकि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो ये धारणा होने के कारण हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ये एक उदारमनस्क राष्ट्र जीवन की संकल्पना है, जिसमें आप कौन सी पूजा करते हैं, किसको भजते हैं, किसको पूजते हैं, इसके ऊपर कतई भेद होने की संभावना नहीं है। करते ही नहीं। और ये हमें हिंदू राष्ट्र के ऊपर बवाल खड़ा करने वाले जो लोग हैं वो समझते नहीं कई बार। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन is not a Christian state, but then in House of Lords there are church appointed members. राइट। Why should it be so? And they are teaching us secularism. That's many a hypocrisy. times. Yeah. So when we say Hindu Rashtra, it means it is a nation where there cannot be any discrimination on the basis of what God you worship, which God you worship, in what way you worship. No. कुछ भी आपको जिसमें श्रद्धा है आप उसका भजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। राइट। कोई कहते हैं कि भगवान की अर्चना के लिए मैं अभी नवरात्रि चल रहा है तो लोग पूरे 9 दिन उपवास करते हैं। और दूसरे कुछ है वो बोलते हैं कि 9 दिन है उपवास तो वगैरह सब ठीक है, मगर 9 दिन भगवान को हम भोग चढ़ाएंगे। अभी भगवान को भोग चढ़ाएंगे तो आप भी खाएंगे, तो सारे मिष्टान्न खाएंगे, वो भी भगवान के लिए, और उपवास वो भी भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि वी आर ए स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। राइट। हमने जिसको जिस पद्धति से जाना है ईश तत्व की ओर, खुली छूट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि माय वे और हाई वे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। यहीं पे सर अपोजिशन एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करता है एंड दे ड्रॉज एन एनालॉजी कि जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, हु द नेशंस वर बेस्ड आउट ऑफ रिलीजन, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो कहते हैं भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश के जैसा हो जाएगा। ये कहाँ तक सच है? अभी जो मैंने आपको बताया है वो अगर इस तरीके से गलत धारणाएं फैलाने वाले सुनते हैं तो मैं मानता हूं कि उनके दिमाग में कुछ तो ट्यूबलाइट जलेगी। क्योंकि पाकिस्तान और बाकी किसी भी थियोक्रेटिक स्टेट से हमारी तुलना ही नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो कैसे आप ये बात कर सकते हैं? हमारे संविधान में कभी हमने लिखा है कि इंडिया द हिंदू रिपब्लिक, ऐसा कुछ नहीं कहा। बट देयर आर स्टेट्स व्हिच आर सेइंग वी ओपनली वी आर इस्लामिक रिपब्लिक। राइट। और वहाँ हमने देखा है कि हिंदुओं की कैसी प्रताड़ना होती है। राइट। वहाँ के हमारे हिंदू बच्चियों पर अत्याचार होते हैं। राइट। लोगों को मंदिर में जाने की छूट नहीं रहती। राइट।
मंदिर बनाने का प्रावधान नहीं है। भारत में कभी हम ऐसा सोच भी सकते हैं? कभी नहीं। वो झामोरिन आया, जब भारत विश्व को पता चला उसके बाद, तो झामोरिन का स्वागत करने के लिए कालीकट का जो हिंदू राजा था वो आगे गया और बोला कि आइए भाई महोदय, आपका स्वागत है। तो हमने कभी भी पूजा पद्धति के आधार पर यहाँ शासन तंत्र चलने नहीं दिया, किसी ने चलाने की कोशिश भी नहीं कर पाया। ये वास्तविकता है। जी। इतने सारे आक्रमण करने वाले लोग यहाँ आए, मगर उनको भी यहाँ पूरे भारत का जोर जबरदस्ती कन्वर्शन करना संभव नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक श्रद्धा का केंद्र है। कोई आसानी से केवल कुछ प्रलोभन देने से ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। इसीलिए इतने सारे आक्रमण झेलते हुए भी भारत यहाँ हिंदू समाज बहुसंख्या में, और हिंदू बहुसंख्या में है इसीलिए यहाँ जनतंत्र जीवित है। जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्य हो गया, वहाँ वहाँ जनतंत्र खतरे में आया। सर, आप इस कुछ इंडेक्सेस होते हैं, हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया को रैंक दिया जाता है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज, एंड वही मैं देखता हूँ पाकिस्तान को दिया गया है 106 और श्रीलंका को दिया जाता है 61 और बांग्लादेश को दिया जाता है 84। श्रीलंका इंडिया से लोन लेता है अपनी इंस्टेबिलिटी के बाद, एंड ये सारा डेटा 2025 का है। एंड पाकिस्तान ऑलरेडी लोगों से लोन्स ले रहा है, और बांग्लादेश में जो इंस्टेबिलिटी है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। ये इंडेक्सेस जो है, ये क्या मतलब ऐसा कोई षड्यंत्र है जो भारत को नीचे दिखाने के लिए, भारत की छवि नीचे गिराने के लिए होता है? देखिए, ऐसे जितने भी सारे रिपोर्ट्स आते हैं, इंडेक्स, इंडाइसेस या जो भी आता है, उसको हम फेस वैल्यू पे लेने की मतलब गलती कभी ना करें, क्योंकि वो बनाने वाली संस्था क्या है, उन्होंने कौन सा डेटा देखा है, उन्होंने किस पद्धति से आकलन लगाया है, कितना साइंटिफिक है। अभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, स्टेट, वो अपना डेटा देंगे। राइट। कई बार ऐसे भी देश है जिनका डेटा कैमोफ्लेज्ड है, पैडिंग किया हुआ है, सही डेटा नहीं है, और उसको अगर आप प्रमाण मानकर आगे बढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान हमसे आगे गया ऐसा लोग मानेंगे ही। एग्जैक्टली। इसमें मतलब कोई गलत है, मगर आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। इसका सर जो मिसयूज होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश किया जाता है कि भारत परफॉर्म नहीं कर रहा है। So we should not allow this narrative to be built by the individuals who are not our friends, एग्जैक्टली। who want to in a way put some blemish on India. राइट। तो हमने क्यों इतना गलीबल होना चाहिए? राइट। हमने भी बोलना चाहिए। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप हमें सेकुलरिज्म पढ़ाते हैं, आपकी संसद में देखो क्या हो रहा है। ये हमने भी बोलना चाहिए। राइट। कौन सी आपकी डेमोक्रेसी बड़ी है, मतलब आदर्शवत है? कोई नहीं। तो एक और सर एक सवाल है, जो आज के तारीख में कहा जाता है ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, और ये नैरेटिव पैदा हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद। तो ये जो शिफ्ट है इंडियन मिलिट्री का टू काउंटर द टेररिज्म, इसके बारे में सर आपसे कुछ जानना चाहेंगे हम। देखिए, हमारे देश में छात्र आंदोलन में हम भी विद्यार्थी परिषद के साथ बरसों से जुड़े हुए रहे, तो हम एक नारा देते थे कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, मगर कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं मानता हूं कि आज एक दृष्टि से संघ के संस्कारों में पले बढ़े ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री हैं, तब यही नीति चल रही है। वैसे तो जब 26 नवंबर 2008 की घटना हुई तो उसके बाद ही कुछ होना चाहिए था, राइट। मगर हुआ नहीं। उसके पहले भी मुंबई में ट्रेन में धमाके हुए, आए दिन होते थे, और कई निष्पाप निरपराध लोगों की मौत हुई। आए दिन होते थे। आपने टिफिन बॉक्सेस में बिल्कुल डालते, बॉम्ब डाल के लोगों को मारा जाता था। तो कुछ नहीं हुआ, भारत ने कुछ प्रत्युत्तर में किया ही नहीं। अब ऐसा नहीं है।
इसलिए घर में घुसकर मारेंगे ये हमारा नारा नहीं है। हमने साबित करके दिखाया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ। तो ये भारत का वास्तविक परिचय है। मेरे को सर यहाँ पे एक चीज़ याद आता है, पहले जब हम छोटे थे 2006-07 की बात होगी, जब आए दिन मुंबई में ब्लास्ट होते थे, तो एक चीज़ बोला जाता था सभी को घर से, वो चाहे बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे या छोटे, रास्ते में कोई भी चीज़ अगर पड़ा है उसे छुओ मत, हो सकता है उसमें एक बॉम्ब हो। तो वो जो नैरेटिव है वो नैरेटिव भी चेंज हुआ है, सिर्फ ये नैरेटिव नहीं कि घर में घुस के मारेंगे। तो ये जो सेफ वाला, जो एक सिटीजन को जिस तरीके का एक नीड होता है, नेशनल सिक्योरिटी, एक सेफ फील करना, वो चीज़ मुंबई में आया है। बिल्कुल सही है। यद्यपि मैं ये भी कहूँगा कि विजिलेंस, इटर्नल विजिलेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उस ज़माने में वो थोड़ा डर का माहौल था, आज माहौल नहीं है, फिर भी हमने सजग तो रहना ही चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि टेररिज्म ये ऐसा एक खतरनाक शत्रु है कि जो किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता है। तो उस दृष्टि से सतर्कता जो पुलिस तो कर ही रही है, मगर नागरिकों का भी दायित्व है। केवल पुलिस के हवाले राइट। रहना ये उचित इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस की संख्या है, क्षमता है, मगर मर्यादा भी है। हर व्यक्ति के पीछे एक सुरक्षाकर्मी तो नहीं न दे सकते हम। राइट। तो अपनी सुरक्षा का और अपने साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस की, समाज की, मोहल्ले की, शहर की सुरक्षा का भी दायित्व हमारा भी है। सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा भी तो प्रयास होना चाहिए। मगर हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि आज वो माहौल नहीं है एक और दूसरी ओर लोग आश्वस्त है कि अगर किसी ने कुछ गड़बड़ी की भी तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और सर हमने एक धुरंधर मूवी में एक सीन देखा था जो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ ट्रू इवेंट्स। तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पे जो काउंटरफिट नोट्स होते हैं, जो फेक करेंसीज का रैकेट टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करके इंडिया में पुश किया जाता था, वो इन्फॉर्मेशन जो अननोन गनमैन होते हैं, जो देश की सेवा करते हैं भारत के बाहर रह करके, अपनी छवि को ना दिखाते हुए एक बेनकाब होके, उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन आता है भारत के इंटेलिजेंस को, एंड वहाँ से ये डिसीजन लिया जाता है काउंटरफिट नोट्स का रातों रात, जो काफ़ी सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितने जम्मू कश्मीर और उसके इर्द गिर्द चल रहे थे, उन चीज़ों को रोक देता है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, एक फिल्म के संदर्भ में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। फिल्म तो बहुत प्रेरणादायक है। अभी उन्होंने जो भी दिखाया है वो सत्य घटना के आधार पर कितना है, कितनी जिसको बोलते हैं कि एक क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने ली है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मगर ये बात तो सही है कि चाहे मनुष्य की तस्करी हो, चाहे ड्रग्स की तस्करी हो, चाहे सोने जैसे वस्तुओं की तस्करी हो, ये हमारे देश में आए दिन चलता रहा जी। और उस पर रोकने की जो कारगर उपाय योजना चाहिए थी वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। अब क्या हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट 7-8 years after 7-8 years after Mr. Amit Shah took over, and before that when Rajnath ji was also our Union Home Minister, तो हमारी सीमाओं को बहुत चाक चौबंद किया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार, और ये बताना जरूरी है, और बंगाल सरकार, इनमें सभी तरीके से एक दृष्टि से घमासान हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार, भारत सरकार वहाँ पर जो आउटपोस्ट होते हैं या सुरक्षा की दृष्टि से इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, उसके लिए जगह मांग रही थी, क्योंकि जगह तो राज्य सरकार दे सकता है ना, और ममता जी की सरकार वो जगह देती नहीं। ये वास्तविकता है, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो ये सीमा क्षेत्र का हुआ। इसी तरीके से गलत चीज़ों को भारत के अंदर लाना, ड्रग्स की बात अगर मैं करूं, पंजाब का न्यूज़ अभी पंजाब का रिसेंटली जो आया विषय था, है, बिल्कुल सही है, और ये काउंटरफीट नोट्स की बात है, इन सबों पर बहुत कड़ाई से नियंत्रण लाया गया है। और पहले अगर 1 to 10 स्केल में समस्या अगर 8.5-9 तक जाती थी,
तो मैं मानता हूँ कि अभी उस पर बहुत काबू पाया गया है। वो कहीं ना कहीं 5 से भी नीचे लाने की दृष्टि से कारगर प्रयास सफल होते हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक सवाल सर, मेरे पर्सनल फेवरेट और हो सकता है इंडिया में ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट, श्री अजीत डोभाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है सर, उनका एज 81 ईयर्स और उनका जो नेशन के तरफ जो डेडिकेशन, जो अमाउंट ऑफ वर्क वो देते हैं एज अ स्पाई, तो उन्होंने पहले काम किया ही था पाकिस्तान में। सर, उनकी भूमिका के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके द्वारा हमारे व्यूअर्स तक हम पहुंचाना चाहते हैं ये बात। ऐसा है, वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो उनकी भूमिका तो जाहिर सी है। मगर एक मैं निश्चित रूप में कहूँगा कि जिस पद्धति का उनका बहुत सुदीर्घ करियर रहा है, लंबा, जिसमें उनकी प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी निडरता, उनकी निर्णय क्षमता, इन सब का अनुभव उनके साथ काम करने वालों ने लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी चीज़ के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये उनकी बड़ी प्रखर भूमिका रही है। उनका एक स्टेटमेंट सर, आपके इसी बात पे मुझे एक याद आता है, वो कहते थे द टेररिज्म, द पीपल हु आर डूइंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़, दे रिक्वायर ओनली वन चांस करेक्ट। टू डिस्ट्रॉय आवर नेशन एंड वी हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम्स। उनको सिर्फ एक मौका चाहिए रहता है। बिल्कुल, इसीलिए जो मैंने कहा ना कि इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे 365 दिन चौकन्ना रहना, सजग रहना, ये आवश्यकता है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि अजीत डोभाल साहब हम सबको सुरक्षा के विषयों में एक और अधिक लिटरेट बनाया है, हमको सजग भी बनाया है, और एक दृष्टि से टेररिज्म के आक्रांतकारी ऐसे जो संकट होते हैं उसके साथ जूझने के लिए एक मानसिकता भी बनाई है। अब ये पूरे देश की मानसिकता है कि घर में घुस के मारेंगे। राइट, सेफ फील करते हैं, मतलब बिल्कुल, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अभी एक सेफ फील बहुत करते हैं। बड़ा परिवर्तन विगत 12 सालों में आया है। राइट। एक तप। और एक सवाल सर, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक हमको देखने को मिलता है, अगला प्रधानमंत्री कौन। तो इसमें काफ़ी नाम आगे आते हैं, जिनमें से 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा हमको सोशल मीडिया में दिखते हैं। अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और नितिन गडकरी जी। तो सर हम जानना चाहेंगे, ये तीनों की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अलग अलग हैं, तीनों अपने ही डोमेन में काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। इनके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है, आप अगर हमें बता पाएँ, क्योंकि ये बात हम भी इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे उनके बारे में। देखिए, ये तीनों हमारे न केवल पार्टी के मगर देश के बड़े आदरणीय नेता हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ समय नितिन गडकरी जी के साथ और लगभग 6 साल अमित भाई शाह जी के साथ उनके टीम में उपाध्यक्ष के नाते काम करते हुए निकटता से उनकी कार्यशैली का परिचय हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी की अपनी विशेषताएं हैं। नितिन जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं, संगठन के साथ, संगठन कर्मियों के साथ एक बहुत अच्छा मेल मिलाप बिठाते हुए हर किसी को कुछ न कुछ काम मिले, इसकी बहुत चिंता की। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। उनकी कार्यशैली, उनकी सहजता, इसका बहुत प्रभाव आज भी कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क पर है। मगर उसी तरीके से मैं कहूँगा कि अमित भाई शाह जब हमारे 6 साल पार्टी के अध्यक्ष थे, तो संगठन में कुछ रीति नीति, प्रथा, पद्धति, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, उनको लागू करने में उनकी बहुत ही कारगर भूमिका रही। द वे ही कंडक्टेड द मेंबरशिप कैंपेन, innovative use of cell phones in the registration of membership Right. was something very unique, and perhaps for the first time in case of any political party where you can just dial a number and you automatically become a member, kind of a thing. He also gave us some social projects. For example, he said every Karyakarta should be working to ensure that manual scavenging is put to a full stop.
such a humanitarian approach. He also said that while Prime Minister Modi has taken a vow to clean Ganga, all of us need to ensure that our own Gangas, which is any river which is flowing in my district, I should ensure that that river remains clean. बेसिक स्टेप, बिल्कुल जैसे हमें ऐसे घर खड़ा प्रतिभाशाली करते कार्यक्रम उन्होंने दिए, बड़े सोच समझकर सेवाभाव जगाने की कोशिश की। पार्टी के कार्य समितियों की बैठकों की निरंतरता उन्होंने बनाई रखी और एक कैलेंडर बनाया था कि हर 3 महीने में जब केंद्र की बैठक होगी उसके साथ तत्काल 8 दिन बाद प्रदेश की बैठक होगी, 8 दिन बाद जिले की बैठक होगी, 8 दिन बाद बूथ की बैठक होगी। बूथ पर करने लायक काम, he prepared a charter of assignments and some 23 assignments he gave to every booth pramukh. Such a minute planning and with some foresight as well. So that credit is to Amit Bhai Shah and Yogi Adityanath. I think I don't require to describe the kind of leadership he has provided to a particular state, उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे विशाल राज्य है। और उत्तर प्रदेश को लोग मजाकिया अंदाज में प्रश्न प्रदेश कहते थे एक समय पे। अभी प्रश्न प्रदेश एक दृष्टि से देश की समस्याओं का उत्तर प्रदेश बन गया है। तरह तरह की, जैसे उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक योजना लाई और तरह तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत उत्तेजना मिली, एक्सपोर्ट होने लगे, क्वालिटी में इजाफा हुआ। तो अनगिनत बातें मैं उनके बारे में भी कह सकता हूँ और इसलिए इन तीनों के प्रति हमारे जैसे कार्यकर्ता बड़े आदर, सम्मान और श्रद्धा भाव से देखते हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसे नेता हैं और जिनको नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो इन सबों के हाथे पार्टी बहुत सुरक्षित है, देश भी बहुत सुरक्षित है। अभी सर आपने जो बताया उसमें से मुझे एक सवाल एक आता है। हमने इसी तरीके का कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन म्युनिसिपल इलेक्शंस एज वेल, जो इन्वॉल्वमेंट वो रखते हैं, वो विनिंग एटीट्यूड बेसिकली, कि उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जीत रहे हैं या हार रहे हैं, पर अपना आखिरी दम तक के एफर्ट देते हैं। वो ये सेम चीज़ हमने बंगाल इलेक्शंस में देखा था, लास्ट दिल्ली इलेक्शंस में भी लास्ट देखा था, इसके पहले वाला व्हेन बीजेपी लॉस्ट बट दे मेड श्योर दे आर विनिंग वेरी नेक्स्ट टाइम। एंड ये चीज़ हमने बीएमसी इलेक्शन में देखा व्हेन दे आर ब्रिंगिंग अन्नामलाई who is not even from Maharashtra. They bought him from straight away from Tamil Nadu and he is giving his speeches. Like he is not able to speak Marathi, but the way he was able to connect with people. ये किस तरीके का ये विनिंग अप्रोच जो एक रखते हैं वो कहाँ से एक्चुअली आता है, ये थिंक टैंक कहाँ से आता है बेसिकली? देखो, पार्टी में एक सोच लंबे समय से है और विगत 10-12 सालों में वो और अधिक प्रबल हुई है। इसके पहले भी, मतलब 2014 के पहले भी चुनाव जब होते थे तब एक राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्य के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए जाते थे। मगर अभी उसको जिस पद्धति से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है और बड़ी सोच समझकर कि माटुंगा में तमिल बंधु है बहुत बड़ी संख्या में, तो चलो भाई अन्नामलाई जी को एक बार बुला लें। ये भी है। कलकत्ते में अभी 2021 का जब चुनाव था, हम पार्टी के उपाध्यक्ष उस समय तो थे नहीं, मगर फिर भी सांसद थे, तो हमें एक काम दिया गया कि ये 5 चुनाव क्षेत्र आप संभालिए। भवानीपुर जैसे, जहाँ से अभी ममता जी लड़ रही है, हाँ, तो हर किसी को ऐसा काम दिया गया था। तो ये हमेशा की प्रथा पद्धति है, बिकॉज वी बिलीव दैट कैंपेनिंग इन एन इलेक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, बिकॉज दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ the booth level organization functions, what kind of dynamics between the communities and society as a whole is there, what kind of issues are there, right, what kind of problems are the people facing. तो ये अपने आप में एक enlightenment ही तो होता है। राइट सर, एक आपका मैंने एक वीडियो देखा था पहले वेर यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो मेरा एक सवाल था, एंशंट हिस्ट्री over medieval history, why it is so important? And second thing, UPSC में हम जनरली बोलते हैं NCERT is the
पिलर ऑफ इट, ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो जो नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो हो सकता है क्वालिफाई करके यूपीएससी सिलेक्ट्स में आए, तो ये जो सिलेबस जो चेंज हुआ है, एंशंट हिस्ट्री का ज़्यादा योगदान डालना सिलेबस में, ये कहाँ तक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए फ्यूचर में? देखिए, हमारी जो सिविलाइजेशनल जर्नी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय had once very beautifully described it, that our civilizational journey is from the past through the present to the future. So it's a continuous journey. राइट। It is for the sake of convenience that we divided the historical journey of India into medieval age, ancient age, and Falana and Dekna and all those things. But it's a continuous journey, endless journey, Right. unstoppable journey. राइट। So, unless and until we understand what happened in the ancient period, how will we be able to grasp and analyze whatever has happened during the medieval era? राइट। You cannot fragment the whole thing. First you have to learn writing Correct. letters, then you will be able to write sentences. Precisely. And therefore, to understand the ancient past of India, it's something very, very critical. When I was heading the Parliamentary Standing Committee on Education, we had conducted a hearing on textbook reforms. And a school-going boy of class 7 wrote me a letter saying that I would like to come and depose before the committee and explain the committee members as to what kind of textbooks are being taught to me and how there is an injustice. So we asked him to come and depose. He was perhaps the youngest member of the public to come and depose before a parliamentary standing committee. And what did he say? He said, in my history textbook of the NCERT, it's an old textbook, not the new one, I am compelled to read about Aurangzeb, and the matter is about 5 paragraphs. About Shah Jahan, 4 paragraphs. And about Shivaji, 8 lines, Chhatrapati Shivaji Maharaj. About Maharana Pratap, 4 lines. About Maharani Lakshmi, 2 lines. About Guru Gobind Singh Ji also Yeah. only 2 lines. So this was a perfect imbalance, which was anyway required to be done away with, which the new NCERT textbooks have done. See, what has happened, Macaulay created a pattern of education. Through his minutes, you can get an idea which were written in 1835. And unfortunately, the job of de-Macaulayizing Indian education should have been taken up by the first Prime Minister. Yeah. Why should we continue with the same textbooks? But the backlog of 75 years, thankfully, has been cleared by Prime Minister Modi. Recently, sir, we also saw some things, a lot of visuals came into picture that the Indians from Northeast, they are being abused because of racial slurs are being passed on to them. And what I feel personally, their history never got a chance to be there in the textbooks. जैसे अहोम डायनेस्टी है, अहोम डायनेस्टी का जिस तरीके का योगदान रहा, अगर अहोम डायनेस्टी ना होता तो शायद जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, दे कुड हैव रीच्ड आउट टू भूटान एंड म्यांमार एज वेल। तो आज हम जो 2 फ्रंट जो हमारे इंडिया के हैं, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो शायद 4 होते, भूटान होता और म्यांमार होता। तो इनका जो सिलेबस में जो जुड़ना अहोम डायनेस्टी का, दिस इज समथिंग लाइक पीपल विल बी एबल टू नो मोर अबाउट नॉर्थ ईस्ट, उनका योगदान क्या है, एंड दे माइट स्टॉप पासिंग द रेशियल स्लर्स विच दे आर फेसिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये चीज़ सर, वी रियली वांट टू थैंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर दिस। And not just Ahom dynasty and their very famous warrior Field Marshal Lachit Barphukan, but many others. For example, there was Rani Ma Gaidinlu, who was from Nagaland, a Naga queen, who was a freedom fighter of the high order. There were freedom fighters even in Arunachal Pradesh or in Meghalaya or maybe in Manipur or Mizoram or Tripura, but we hardly know about them. So this gap of knowledge has now been done away with. Yes.
And so the very important question that is about the Gen Zs. Basically, the entire left ecosystem, I'll include the Congress as well in it, they are very much focusing on Gen Zs right now, seeing the potential, because right now they are very much aware that for them to get into power is bit difficult. So they are targeting Gen Zs, thinking the fact कि ये लोग आगे जाकर के ये लोग वोटर्स होने वाले हैं. So they are targeting them. So how BJP is actually going through कि वो अपने डेवलपमेंट वाले जो मुद्दे हैं वो जेनजीज तक पहुंचाए. What steps BJP is taking right now for it? See, it's a combination of whatever we are doing at the organization level and also what the government is taking the steps. For example, the fact that we now have the largest political party of the world with a history of almost 75 years, if we calculate from 1951 when Jansangh was established. We have the youngest ever president of our national party, who is just 45-year-old. So, all the young generation people should be very happy, because when we have a young person to kind of lead the party, be at the helm of it, there is every scope for all the young persons to move forward. We understand that the younger generation has now arrived. I will not call it Gen Z, because that is a term which is a little maligned also and misconstrued also. Yeah. I would call them Gen A, because Gen A. they are the generation of aspirations. Right. मैं 2014 के चुनाव में जब युवाओं के एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहा था, तो मेरे भाषण के बाद एक 20 समथिंग सामने आया, वेरी यंग स्मार्ट. तो उसने कहा कि सर, आई लाइक योर स्पीच, बट टेल मी, डू यू नो व्हाट आवर जनरेशन वांट्स? तो ऐसा तो कोई सवाल एकदम से पूछता नहीं. इसने पूछा, ये नई पीढ़ी है. तो मैंने कहा शायद मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी लगभग आप ही के उम्र का है, बट प्लीज़ टेल मी व्हाट योर जनरेशन वांट्स, एनलाइटन मी. तो मैं उसकी लिंगो में बता रहा हूँ आपको. ही सेड, हमारे फंडास बहुत क्लियर है सर, वी वांट 5 4 3 2 1. तो मैंने कहा मैं समझा नहीं, प्लीज़ एक्सप्लेन मी. तो बोला सिंपल है सर, वी वांट 5 फिगर सैलरी, 4 व्हीलर, 3 बेडरूम हॉल किचन, 2 किड्स एंड 1 वाइफ. अभी मुझे बताइए कि इतनी क्लैरिटी जिस पीढ़ी के अंदर है, I mean, don't label them that they are very materialistic and things like that. No, they are very focused. They are very clear. They know what is their destination. Simple जिंदगी. Yeah. आराम से. And when I was of his age, I was not so very clear in my mind. हाँ, पता ही नहीं रहता कि क्या करना चाह रहे हैं मगर आगे. उसके दिमाग में क्लैरिटी है पूरी. तो यही तो अच्छी बात है ना. इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे विपक्ष के लोग चाहे लुभाने की कोशिश करे, चाहे कुछ और चीज़ें करे, दी एस्पिरेशनल जनरेशन, यू मे कॉल इट जेन जी और वट एवर, इज सर्टनली नॉट गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड by the opponents of BJP, because BJP is the politics of performance party of the politics of performance. हमारे मराठी में एक कहावत है, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो. इसका मतलब क्या है कि डोंट जस्ट टॉक, वॉक, एविडेंस दे दो भैया. दिस इज द जनरेशन एस्पिरेशन. और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास क्या हो रहा है? वही हो रहा है. मुझे बताइए, अभी मुद्रा के लोन्स है, बाकी सारी एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब एनकरेज करने की बातें है, स्टार्टअप इंडिया है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. क्यों नहीं लोग नौकरी के पीछे पड़े बगैर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि नौकरी देने वाले बनेंगे, राइट, नौकरी मांगने वाले नहीं रहेंगे. और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एंड फाइनली व्हाट डिड ही से? सबका प्रयास. एंड द एस्पिरेशनल जनरेशन इज कॉन्शियस ऑफ दिस, which is why they are coming forward. They are joining all the government efforts.
whether it is entrepreneurship development, whether it is Swachh Bharat, whether it is Beti Bachao, Beti Padhao, everywhere you will find tumultuous response coming from the young generation. Right, sir. So they know that their future is safe when Prime Minister Modi is there in Delhi. So no matter what kind of efforts our opponents are trying to take to win over the so-called Gen Z or the young generation or the contemporary generation, I am sure they are totally wedded to the concept of Vikasit Bharat 2047, and for that they are wholeheartedly supporting Prime Minister Modi. Right. So here, sir, we end up with our questions. It was very pleasure to have you. And काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चला जो शायद हमें भी नहीं पता था. Thank you again, like for बहुत coming to our आभार, show, coming to our धन्यवाद. I channel. also enjoyed having a conversation with you. Thank you very much. धन्यवाद.